चुनावी समर में सियासी दावपेच, सुलगते सवाल, बयानों के वार, यह खबरों का नया अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया। मुरादाबाद में लगे युवक कांग्रेस के पोस्टर में रॉबर्ट वाड्रा से चुनाव लड़ने की अपील की गई थी। इसके बाद न्यूज 18 ने रॉबर्ट वाड्रा से मुरादाबाद से चुनाव लड़ने के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना समय पर निर्भर करेगा। उन्होंने मैसेज में लिखा कि वो जल्दी में नहीं है और चुनाव लड़ने के लिए लोगों का भरोसा जीतना जरूरी है। अब अगर रॉबर्ट वाड्रा की बात करें तो 2014 में भी उन्होंने ऐसी ही बात की थी। अब व्हाट्सएप पर जब न्यूज 18 इंडिया ने उनसे यह सवाल पूछा कि क्या 2022 में वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि ये समय पर निर्भर करेगा। ये अब डिपेंड करता है कि उस वक्त कि वो भरोसा जीत पाते हैं या नहीं, ये समय पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि मैं काम करूंगा, लोगों का भरोसा जीतना और महसूस करना जरूरी है कि मैं कर सकता हूं। अब लोगों का रॉबर्ट वाड्रा पे कितना कॉन्फिडेंस है, अब ये तो जनता ही जाने। जनता जनार्दन, बदलाव, वक्त का इंतजार अब यही कर रहे हैं। 2014 से लेकर 2019 तक हम भी इंतजार करते रहे कि कब रॉबर्ट वाड्रा के कच्चा चिट्ठा जो भाजपा सरकार कहती है हमने खोल दिया है, सबके सामने रख दिया है, उस पर कोर्ट फैसला करेगी, सजा सुनाएगी, कुछ कार्रवाई होगी। अब वो प्रकरण जारी है। लोगों का रॉबर्ट वाड्रा और करप्शन के साथ बराबरी, ऐसा एक परसेप्शन है। क्या वो उस परसेप्शन को तोड़कर लोगों के बीच जा सकते हैं, जनता जनार्दन से कह सकते हैं? जैसे ही कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने और अकबर रोड पर वो सारे चित्र लगे थे, वो पोस्टर लगे थे, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी के, तो भी काफी सारे कांग्रेस के खेमों में ये सवाल उठने लग गए कि ये अपने पोस्टर हर जगह क्यों लगवा रहा है, कौन है जो ये पोस्टर लगा रहा है, ये कौन है, क्या कांग्रेस के मेंबर हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती रही है कि रॉबर्ट वाड्रा एक प्राइवेट सिटीजन है, पर अब ये कह रहे हैं कि समय पर निर्भर करेगा, इस पर काम करूंगा लेकिन मैं जल्दी में नहीं हूं। न्यूज 18 रिपोर्टर ने रॉबर्ट वाड्रा को मैसेज भेजकर मुरादाबाद से चुनाव लड़ने की यूथ कांग्रेस की मांग पर सवाल पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिए थे। ये जवाब हम आपके सामने लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं महसूस करना चाहता हूं, कि महसूस करना जरूरी है कि मैं कर सकता हूं। बदलाव, वक्त का इंतजार। ट्वीट लोग करते हैं, उस पर ये साथ ही आप जानते हैं कि ट्वीट बिल्कुल पर्सनल एक राय होती है, लोगों की सोच होती है। अगर वो ट्वीट के ज़रिए अपना किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ उनको उसका हक है। देखिए, भावना इसलिए है कि वो मुरादाबाद से उनका ताल्लुक़ है और मुरादाबाद के लोग अगर ऐसा जाहिर कर रहे हैं तो उनकी भावना है। पीआर सियासी सर्कस है, उस पीआर सियासी सर्कस में जोकर की एंट्री बाकी थी। वो जोकर की एंट्री अब धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है। एक बात बहुत साफ है कि ये जो महामिलावटी माल है उसमें प्रोडक्शन डेट से पहले एक्सपायरी डेट दिखाई पड़ने लगी है। भाजपा से नीति जैन और हमेशा की तरह अखाड़ा में एक रेगुलर फीचर है दुष्यंत नागर, जिनके साथ दावपेच और उनके साथ थोड़ी सी नुक्ताचीनी में मजा ही आता है। अरुण सिंह भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अरुण सिंह, ये रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद की ओर रुख कर रहे हैं, 2022 में चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के हलकों में कैसा रिएक्शन है इस बात पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उनका यह कहना है कि यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने हो सकता है कि इस तरह के पोस्टर लगा दिए हों, लेकिन पार्टी में या परिवार में इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है। और खुद रॉबर्ट वाड्रा ने भी ये कहा है कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं है। आनंद, मैं आपको बताऊं कि रॉबर्ट वाड्रा इससे तैयारी इसकी काफी पहले से कर रहे हैं। जैसा कि आपने भी जिक्र किया, 2014 में उन्होंने कह दिया था कि वो राजनीति में आना चाहते हैं और उस वक्त भी कांग्रेस ने यही कहा था कि ये उनका मत हो सकता है। पार्टी ने तय नहीं किया है। वो एनजीओ जैसे काम करते हैं, तमाम मूक बधिर बच्चों के साथ जन्मदिन मनाते हैं, उनको कंबल बांटते हैं, उनको मिठाइयां बांटते हैं, एनजीओ के जरिए उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तमाम इस तरह काम करते हैं। यानी एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश रॉबर्ट वाड्रा की शुरू से रही है। अब लॉन्चिंग कब होगी इस पर सवाल है। होगी ये लगभग उनके पोस्ट से, उनकी बातचीत से तय है। आज सवेरे मैंने उनसे बात की थी, उनका ये कहना था कि अभी वो ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, जो पूछताछ चल रही है, जो जांच चल रही है, उसमें सहयोग कर रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं। लेकिन आने वाले दिनों में वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि सर्वमान्य हो सके। उनको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि लोगों की सेवा कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल लैंग्वेज है, एक तरह से कोशिश यही है, एक तरह सिग्नल ये है कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। एंट्री कब होगी ये बड़ा सवाल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एंट्री होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में जब
प्रियंका गांधी को उत्तर अरुण प्रदेश का अरुण आप चेहरा मेरे साथ बनाया बने जाएगा। रहिए, कुछ सवाल है आपके साथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है प्रकरण आप बहुत अच्छा खासा उनके जो कॉरिडोर्स में जो चर्चा होती है उस पर आप नजर रखते हैं, खबर रखते हैं, तो मैं चाहता हूं मैं फिर आपकी तरफ रुख करूं, लेकिन कांग्रेस से हमारे साथ आलोक शर्मा जी हमारे साथ फोन पर हैं। आलोक जी नमस्कार, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। अब ये रॉबर्ट वाड्रा के मुरादाबाद से चुनाव लड़ने की ये जो ख्वाहिश है, इस पर कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है उत्तर प्रदेश कांग्रेस में इनका स्वागत होगा? देखिए, मुझे लगता है अभी इस तरह की आधिकारिक कहीं पर कोई सूचना नहीं है, और मुझसे ज्यादा तो अरुण भाई को कांग्रेस के इंटरनल उसका रहता ही है, क्योंकि सारा दिन ये लोग बहुत गहराई से काम करते हैं। लेकिन वो रॉबर्ट वाड्रा जी एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं और भारत के नागरिक हैं, जब चाहे चुनाव लड़ सकते हैं, जब चाहे नहीं लड़ सकते हैं, ये उनका व्यक्तिगत निजी फैसला है। जैसा कि अरुण जी ने भी बताया कि अभी वो ईडी और तमाम जो जांच चल रही है उसमें सहयोग कर रहे हैं, हम भी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि हमेशा वो प्रेजेंट रहते हैं, और अभी तक ईडी जो है वो केवल राजनीति से प्रेरित जो काम कर रही है वो भी पूरी तरह से देश की जनता देख रही है। उनका निजी फैसला है, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, कब लड़ेंगे। मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा कोई राजनीतिक विमर्श की कहीं गुंजाइश नहीं है। एक है कि आलोक जी की क्या ये कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं, क्या उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पे नजर गड़ाए बैठे हैं, क्या उन्होंने वहां कुछ भी काम किया है, वहां के लोकल लीडर स्थानीय लीडर से इन्होंने क्या इंटरेक्शन किया है, या फिर ये ऊपरी है, क्या इसको जो कहते हैं सुपरफिशियल? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं मुरादाबाद में, क्योंकि मूलतः मुरादाबाद से आते हैं, इसलिए मीडिया और तमाम जो कयास हैं वो भी मुरादाबाद तक पहुंच जाते हैं। कहीं पर मुरादाबाद में बहुत ज्यादा कोई नजर गड़ाने वाली इस तरह धरातल पर कोई चीज नजर नहीं आ रही है। फिर भी अगर उनका मन होगा तो जरूर वो उस दिशा में कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। पर क्या वो फॉर्मली कांग्रेस में जुड़ चुके हैं, क्या वो एक्टिव मेंबर हैं कांग्रेस पार्टी के? ये तो आप ज्यादा जानते होंगे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश से बेसिकली आते हैं, दिल्ली में उनका निवास है, तो वो एक्टिव मेंबर हैं कि नहीं, मेरे पास इस बात की आधिकारिक सूचना नहीं है। प्राइमरी मेंबर हैं कि नहीं, मेरे पास आधिकारिक सूचना नहीं है। लेकिन मेंबर होना नहीं होना, वहाँ के लोकल लोगों से लीडरशिप में जुड़ना नहीं जुड़ना, ये उनका सब अपना निजी फैसला है। जब चाहेंगे तब वो जुड़ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आलोक जी हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मैं जरा अरुण सिंह की और फिर से रुक करूंगा। अरुण, एक बात बताइए कि ना एक 4% जो है वो CSR में भी होता है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, उसमें कहते हैं 4% आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड सोसाइटी। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने इतना कमा लिया कि ये जो कर रहे हैं एसोसिएशंस के लिए वो इमेज करेक्शन है, वो CSR की लिमिट के अंदर है, उससे भी कम है। तो क्या इससे वो अपने आप को पॉलिटिकली प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपना इमेज करेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि एक परसेप्शन है उनके बारे में, और कांग्रेस पार्टी में भी आप देख रहे हैं काफी बेरुखी है उनके खिलाफ, जो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ नहीं है लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की तरफ जरूर है। देखिए आनंद, दुनिया को पता न हो, आपको जरूर पता होता है कि आप आगे करने क्या वाले हैं और आपके दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा के दिमाग में ये जरूर चल रहा है कि उनको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, और इसके सिग्नल वो समय समय पर देते रहे, और इसलिए एक भूमिका एक बैकग्राउंड तैयार करने की कोशिश होती है हर राजनेता की। अरविंद केजरीवाल को देखिए आपने कहां से शुरू किया, NGO उन्होंने चलाया, जनता के मुद्दे उठाए, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए, मुख्यमंत्री बन गए। तो मैं ये समझता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा भी अपनी तरफ से पहले से ही एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, ताकि समय आने पर वो बताया जा सके कि जनता की सेवा वो पहले से कर रहे थे, अब पार्टी में शामिल हो गए हैं। बायोडाटा अपना मजबूत कर रहे हैं आनंद, और उसी की बानगी आपको देखने को मिलेगी जब वो पोस्ट लिखते हैं, जब वो बात करते हैं, तो यही कहते हैं कि जनता की सेवा तो मैं कर ही रहा हूं, अब जनता का भरोसा जीतना चाहता हूं और उसके बाद मैं आना चाहता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड वो तैयार कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में उनको आना है, कब आना है उसी तरह फैसला होगा, जैसे प्रियंका गांधी का फैसला हुआ, इतने सालों से आ रही हैं और आई अब है, तो 10 साल लग गए जो कयास लगाए जा रहे थे उसके। मुझे लगता है नेहरू गांधी परिवार के बीच बैठ करके ही ये फैसला होगा, सर्वसम्मति से ये फैसला होगा। राहुल गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी कि वो आए, और अगर आए तो कब आए। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है आनंद, उसमें उनके आने की कोई उम्मीद नहीं है। जी, दो बातें, जब रॉबर्ट वाड्रा ने पॉलिटिकल एंट्री की बात की है, राजनीति में एंट्री की बात की, अवतरण की बात की है, तब उनके खिलाफ जो करप्शन केसेस है उस पर हवा दी है विपक्ष ने, भाजपा ने, या अब जब देखें सरकार ने, कि उनके इन्वेस्टिगेशन बढ़ जाते हैं और ये कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ता है। अब की बार सबसे पहली बार हमने ये देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा पीछे नहीं हटी। जब रॉबर्ट वाड्रा को ईडी से समन्स आए, राहुल गांधी पीछे नहीं हटे, उन्होंने सब डंके की चोट पे कहा कर लो जो करना है। ये पहली बार हमने कांग्रेस का ये रुख जो है ना, ये टोन, ये चेंज हमने देखा रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। नहीं तो पहले हमेशा वो थोड़े से डिफीटिस्ट या डिफेंसिव हुआ करते थे। ये फर्क है आपकी बार।
आनंद, देखिए आनंद, मैं बताऊं इसके लिए जिम्मेदार भी एनडीए सरकार है। अगर 4.5 साल तक उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाता है, 6 महीने में बुलाया जाता, तो आपने खुद एक मुद्दा दिया है कांग्रेस पार्टी को जो ये कह सके कि 4.5 साल आप कहां थे। आखिरी समय में जब चुनाव घोषित होने वाला है और तब आपने रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ शुरू की है। पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल विछंट है, जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग ऐसी थी इस पूरी, हालांकि बीजेपी और सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि कानून की प्रक्रिया है, अपने समय पर होती है, उसमें कोई इन्फ्लुएंस तो किसी पार्टी का होता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टाइमिंग ऐसी थी जिसने कांग्रेस को फ्रंट फुट पर खेलने के लिए एक तरह से हथियार दे दिया कि आपने 4.5 साल तक कुछ नहीं किया। आपकी सरकार राजस्थान में, आपकी सरकार हरियाणा में, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप ये समय पर जब चुनाव घोषित होने आप इस तरह से कर रहे हैं तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, और इसीलिए शायद कांग्रेस ने फ्रंट फुट पर इस मुद्दे पर खेलने के लिए एक योजना बनाई है। आनंद जी, धन्यवाद अरुण। मैं जरा आप दुष्यंत नागर, आप बने रहिए मेरे साथ। दुष्यंत नागर और नीति जैन से ये सवाल पूछूं। मुरादाबाद का किस्सा अजीब है दर्शकों, अगर आपको याद हो तो अजहरुद्दीन जब मैच फिक्सिंग के घेरे में थे और वो आरोप लगे थे, उन पर बैन था। अब उससे निकलने से पहले ही उन्होंने कहा कि अब मैं पॉलिटिकल एंट्री चाहता हूं, क्योंकि मैं वो प्रकरण जैसे ही खत्म हुआ, वो मुरादाबाद से वो चुनाव लड़े, तो हैदराबाद से एक्सपोर्ट होकर मुरादाबाद में इंपोर्ट हुए, जीत गए वो। उसके बाद उन्होंने मुरादाबाद के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर उनको वहां से हटा दिया गया। अब रॉबर्ट वाड्रा है जिनके सब करप्शन के आरोप हैं। अब कहा जा रहा है कि सरकार ने अपनी इतनी देर की है कि शायद 2022 तक अपनी रणनीति बना ले। अब नीति जैन बताइए, 2022 की रणनीति बन रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका गांधी वाड्रा सब 2022 के लिए वहां काम कर रहे हैं, 2019 के लिए ही नहीं, 2022 के लिए काम कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि कांग्रेस की मर्जी है, वो किसको टिकट देते हैं, किसको चुनाव में उतारते हैं, किसको पार्टी में लेकर आते हैं। उनका फैमिली बिजनेस है, वो किसी को भी लेकर आ सकते हैं। तो विद इन द फैमिली मुझे लगता है कि एक वेलकम चेंज है अगर वो बोलते हैं कि मैं काम करने के बाद राजनीति में आना चाहता हूं, क्योंकि वो पीछे उनका प्रेसिडेंट वैसा रहा नहीं है। और दूसरी चीज़ 2022 के लिए जो इनकी तैयारी हो रही है, वो जो पिछले 70 साल का इनके पास बैगेज है उसको शायद रॉबर्ट वाड्रा के पास कौन सा बैगेज है? कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा के पास तो वो आरोप हैं जो आपने लगाए हैं, जो वो केसेस हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, जिसको आपने अभी तक सिद्ध नहीं किए। वो आरोप हैं जो आप तक अभी तक सिद्ध नहीं किए। ईडी के पास जाकर बोल रहे हैं मैं हार्ड ड्राइव नहीं चला पाता, तो अब उनको फिजिकल कॉपी भिजवाई जाएगी उन पेपर्स की। सो वो सारी चीजें जो भी हैं, आपने मुझसे पूछा था प्रियंका वाड्रा जी के बारे में और ज्योतिरादित्य जी के बारे में, तो वो जो 70 साल की कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो एक बैगेज है, उसको अगर खत्म करने के लिए वो काम अभी भी करेंगे, मुझको लगता है उसमें भी अभी समय उनको ज्यादा लगेगा आगे बढ़ने के लिए। पर वो तो 70 साल का बैगेज है, वो आप गिना रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश की जनता ने तो नहीं गिनी, राजस्थान की जनता ने तो नहीं गिनी, छत्तीसगढ़ की जनता ने तो नहीं गिनी। अब अगर रॉबर्ट वाड्रा वहां काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं मुरादाबाद में, तो क्यों नहीं लड़ सकते? नहीं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। जब तक कि आप उनके खिलाफ जो आरोप है उसको सिद्ध नहीं कर देते। और कांग्रेस की मर्जी है, वो जिस मर्जी को टिकट दे सकते हैं, जिस मर्जी को उतार सकते हैं, उसमें हम लोगों का कोई कहने की वो गुंजाइश रह नहीं जाती है। देखिए, आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रधानमंत्री पे भी थे, अध्यक्ष के ऊपर भी थे, आडवाणी जी के ऊपर भी हैं, शायद अभी भी रायबरेली की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। आप उसको डिफेंड कर रहे हैं ना? मैं नहीं डिफेंड कर रहा बहन जी, मैं नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ आपको, राजनीति में आरोप अगर भारतीय जनता पार्टी का आप कर रहे हैं, उनको तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। जनता पार्टी के लीडर, पर आपने अपनी स्टेटमेंट से ये तो मान लिया कि रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो ठीक है। जवाब तो दे लेना दीजिए। आप बोलिए, आपका जो एडमिशन था मुझे उतना ही चाहिए था, बाकी आप बोलिए। एडमिशन सुन लीजिए। आपके लोगों के ऊपर तो हत्या के, उगाई के, दंगे के गंभीर आरोप, महान गंभीर तड़ीपार। अच्छा, आपको पता है कि आईएनसी लीडर जो हैं या उनके सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, वो देखिए, उनको सडनली हार्ड ड्राइव चलानी नहीं आती, वो कहीं पर बोलने नहीं देते। ये ट्रेनिंग मिलती है भाजपा से। आपको बहन जी, ये क्या बात है? सच्चाई, सच बोलने की ट्रेनिंग मिलती है दुष्यंत जी। नहीं, आप बोलिए, उनका भी पक्ष सुनिए। नीति जी देखिए, अब ये देखिए, तो आपको इस चीज की क्या गारंटी है? दुष्यंत अगर मौन व्रत धारण करने लगे तो फूट जाएगा उनका सर, क्योंकि वो बोले बिना नहीं रह सकते। पर आप बोलिए, ये तो गलत है भाई, बोलिए, ये शोषण है भाई। हंस के बोलिए, हंस के मैं बोल रहा हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई सपोर्टर, कोई लीडर, उनके ऊपर आज कोई आरोप है,
क्या इस बात की गारंटी है कि कल वो क्लीन चिट नहीं मिलेगी उनको? कि क्या इस बात की कोई गारंटी है कि कल वो दोषी नहीं पाए जाएंगे? हाँ, इस बात को नहीं, कोई गारंटी अगर बहन जी हमारी नहीं, आप कोई गारंटी दीजिए कि वो बिल्कुल दोषी नहीं पाए जाएंगे। हम गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी दे रहे हैं? आप लोग झूठे आरोप लगाते हैं। कौन से? स्वर्गीय श्री राजीव जी के ऊपर झूठा आरोप लगाया। नहीं, मैं रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहा हूं। मचाया, रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहा हूं। रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहा हूं। सर मैं राजीव देखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगे थे, कुछ सिद्ध हुआ? बात सुनिए, नहीं हुआ ना, कुछ सिद्ध हुआ नहीं हुआ ना। मैं कह रहा हूं रॉबर्ट वाड्रा आप कहिए बिल्कुल दोषी नहीं है, कहीं टिक नहीं पाता। आप देंगे रॉबर्ट वाड्रा को वोट दुष्यंत नगर अगर आप मुरादाबाद से हैं? देखिए, मैं अगर आप मुरादाबाद से हैं तो आप रॉबर्ट वाड्रा को क्यों वोट देंगे? मेरी वोट गौतम बुद्ध नगर में है। हाँ, तो आप क्यों वोट? डंके की चोट से कांग्रेस को जाएगी। हाँ, मेरे परिवार से भी चुनाव लड़ रहा है कोई व्यक्ति, तो भी मेरी वोट कांग्रेस को जाएगी। हाँ, तो मैं तो कांग्रेस को दूंगा, मेरी आस्था है, उनकी विचार का समर्थन करता हूं मैं। अगर यहां से कोई भी प्रत्याशी हो, मुझे उससे लेना देना तो आप कांग्रेस के विचारों का समर्थन करते हैं कि भ्रष्टाचारी का समर्थन करते हैं? तो आप भ्रष्टाचारी का समर्थन करते हैं? नहीं, भ्रष्टाचारी कोई अगर साबित हो जाएगा तो उसके ऊपर मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी भ्रष्टाचारी का समर्थन करेंगे? उत्तर प्रदेश अगर किसी पे आरोप लगे तो आप क्या चाहेंगे? उसके आरोप या तो सिद्ध हो या निराधार साबित हो। अरे सुनिए तो सही, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप नहीं चाहेंगे ऐसा? मुझको सिर्फ एक बात आप नहीं चाहेंगे ऐसा? अगर आपको लगता है कि उनके ऊपर विचलित हो रही है या गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्यों मानहानि का दावा ठोकते हैं? इतनी बड़ी तालिका, क्यों नहीं वो लोग जरूरी है कि क्या वो सारे अगर आप बोल रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं के ऊपर जो केसेस है, अब अगर आप देखिए नीति जी, मैं आपसे इतना कहता हूं, अखाड़ा में जो दाव आप फेंकेंगे वो दाव घूम के बुमरैंग होकर आप पर भी आ सकता है। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति है, नहीं रुकिए, आपने मानहानि की बात की, सुनिए, आपने मानहानि की बात की, आपने मानहानि की बात की, आपने डेफेमेशन की बात की, तो एक व्यक्ति है जो ये कह रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बिजनेसमैन को 30,000 करोड़ रुपए दिए, क्या वो सही है? अगर वो सही नहीं है तो अभी तक उनके खिलाफ मानहानि का केस क्यों नहीं लगा? आप उसे गलत होने का साबित करिए। मानहानि का केस क्यों नहीं लगा? नहीं, आप मानहानि की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं उनके खिलाफ केसेस हैं, आप वो केसेस भी, आप वो चार्जेस भी सिद्ध नहीं कर पाए हैं। आप तो बतौर सरकार वो चार्जेस भी सिद्ध नहीं कर पाए हैं। आप तो बतौर सरकार वो चार्जेस भी सिद्ध नहीं कर पाए हैं। आप मुझको देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो हर किसी चलता है। पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, जांच हुआ, देश के सामने ट्रायल चला, निर्दोष साबित हुए। चलिए, इसी तरह से आप देखिए, मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा, रॉबर्ट वाड्रा ने 2007, 8, 9, 10, 11, 12 में जो किया उसका हिसाब अभी तक आप उनसे मांग ही रहे हैं, अभी तक उसको सिद्ध नहीं कर सके 2019 में। अब 2014 से उन्होंने प्लान बनाया कि वो पॉलिटिक्स में उतरने चाहते हैं। 2022 तक अगर ये आरोप सिद्ध नहीं हुए तो उतर जाएंगे, लेकिन हाँ, जनता का भरोसा जीतने के लिए, जनता के लिए काम जरूर करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद डीएसपी अमन ठाकुर, जम्मू में अंतिम विदाई उनको दी जा रही है। अमन ठाकुर की शहादत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। वहीं बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी अमन ठाकुर कुलगाम में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में घायल हो गए थे, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। अमन ठाकुर डोडा के रहने वाले थे, लेकिन जम्मू में उनका ये घर है। संग्रामपुर ये गांव पड़ता है, यहाँ पर वो रहते थे अपने भाई के साथ, उनके पिता के साथ, और यहाँ पर ही उनका पार्थिव शव जो है वो डीपीएल में, जम्मू जो पुलिस लाइन है, वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद वापस लाया जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर इसी गाँव में ही सैन्य सम्मान के साथ, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई भी दी जाएगी। हम बता दें कि अमन ठाकुर जो डोडा के इलाके के रहने वाले थे, लेकिन जम्मू में जहाँ पर रहते हैं, हमारे साथ उनके फ्रेंड्स हैं जो उनके साथ पढ़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोगिंदर सिंह। हाँ जोगिंदर जी, थोड़ा बताएं, आप वहाँ के हैं, इकट्ठे पढ़े हुए हैं, किस तरह के व्यक्ति थे, किस तरह की बहादुरी का जज्बा था? सर वो बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थे, मेरे साथ रहे थे। 98 में हम यहाँ साइंस कॉलेज में पढ़े, GGM साइंस, जो ये सेकेंडरी लेवल था, ये हाई सेकेंडरी इकट्ठे नहीं पढ़ा मैं उनके साथ, लेकिन कॉलेज से हम रहे। ऐसे तो मेरे वो कज़न भी हैं, तो यहाँ रहे तो उनका जो फोकस होता था
बड़ी बारीकी से हर चीज़ को लेते थे। ये नहीं कि जैसे कॉलेज आए पढ़ने आए तो बस जस्ट हमने अपना पास किया डिग्री लेने का, वो उनके अंदर था ही नहीं। फिर कहते हैं मुझे ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। जब इनका केस का आया तो मैंने इनको मुबारकबाद दी। कहते आप होते तो और मज़ा आता। मैंने कहा मेरा कैलिबर आपका जितना थोड़ी है, मैं आपके। तो कहते नहीं, अपने आप को कभी कम मत समझो, मेहनत करो, कुछ करो को नाम करो। तो मैं यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हमें गर्व भी है उनके, ये जो उन्होंने शहादत दी अपने भाइयों के लिए, अपने देश के लिए। दुख की घड़ी है। सर आप कितना क्लोज थे? मैं देख रहा हूँ आप जिस तरह से रो रहे हैं। सर बता, मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं डिस्कस करने के लिए सर। मेरे तो सीनियर रहे हैं वो, नेक्स्ट टाइम ही सर बता सकता हूँ। ये फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस है। मेरे तो बड़े भाई हो, दोस्त की तो बात ही नहीं है। कल से सर खाना पीना भूल चुके। मैं सोचता हूँ मम्मी डैडी का क्या हाल है। बस हिंदुस्तान को एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, अरे फेल बंद करो, खरीदना बंद करो, इनको यूज़ करो, या तो हमें मारो या तो एक वार पार करो। अब हमें ये नहीं चाहिए, ज़्यादा दुख नहीं, डेली मर नहीं सकते हम, एक दिन मरने के लिए तैयार हैं। हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करते कर पुलिस कहती है हम भी आर्मी में जाने के लिए तैयार हैं इस वक्त। एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं, यहाँ अखाड़ा में आपको बहुत दर्द होगा। पिछले 2 साल में जितने हमने आतंकी मार गिराए हैं उसके बराबर में 1:3 के रेशियो में हमने हमारे सैनिक भी खोए, हमने हमारे जवान भी खोए। और पिछले 5 सालों में ये रेशियो 1:2 है, यानी हर 2 आतंकी के लिए हमने हमारा एक शहीद, एक हमने हमारा जवान गंवाया है, एक शहादत। अब इस शहादत का जो ये जो वजन है ना, बहुत भारी हो गया। नीति जी आप सुन रहे हैं उसके परिवार की बात, अमन ठाकुर की बात। अमित कुमार के बाद अमन ठाकुर, फिर हमारे ब्रिगेडियर साहब, फिर वहाँ मेजर, फिर 2 जवान, ये सीआरपीएफ के ब्रेव। आप गिनते रहिए, इस तरह से इतने कफन बिछ रहे हैं, इनको उनका बोझ उठाना देश के लिए भारी पड़ रहा है। आप क्या कीजिएगा नीति जैन? देश के साथ ये आपने सुना उन्होंने क्या कहा, हो जाए आर पार, हो गया बहुत। मैंने सुना, और ये चीज़ हम लोग पहले भी यहाँ पर बहुत डिस्कस कर चुके हैं आनंद जी। एक इमोशनल वैल्यू जो है हर शहीद की, जिसको हम आज खो रहे हैं, वो हर एक के दिल पे और दिमाग पे भारी पड़ रही है। एज अ नेशन, एक देश की तरह हम लोग आज इकट्ठे खड़े हैं और हर शहीद की शहादत हम लोगों के ऊपर भारी पड़ रही है। बट उसका जो सोल्यूशन निकलेगा या उसका जो एक विकल्प निकलेगा वो एक दिन में नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये दिक्कत एक दिन में नहीं निकल पाएगा। मैं तो 5 साल के आंकड़े आपको गिना रहा हूँ। देखिए मेजर जनरल पीके सहगल हमारे साथ फोन पर हैं। 2 से 3 हफ्ते में जनरल सहगल नमस्कार की तरफ की है। मैं 1 मिनट में एक मिनट नीति जी, मैं आप जनरल सहगल की भी बात सुनिए। जनरल सहगल, आप देख रहे हैं परिवार क्या कह रहे हैं। परिवार कह रहे हैं ये रोज रोज इस तरह से कफन हमारे घर लौट रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। आप आर पार कीजिए, फाइनल सोल्यूशन कीजिए। देखो आर पार की लड़ाई तो सब लोग नहीं है, लड़ाई आजकल के माहौल में कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान कोई बड़ा कदम जरूर उठाने जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें सोच समझ कर हमको कार्रवाई करनी है, क्योंकि जिसका नतीजा हमारे फेवर में हर प्रकार से हो। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का नतीजा हमारे फेवर में था, ऐसे ही हमने चुनना है टारगेट, समय चुनना है, तादाद कितनी है, किस जगह पे कितने टारगेट फेस कर रहे हैं, क्या हम बागी सेना को इस्तेमाल करेंगे, फौज को करेंगे या कलेक्टिव भी करेंगे, ये सब डिसाइड होना है। और ये यकीनन अगले कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। नहीं, पर एक बात जनरल साहब, एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये ऑपरेशन ऑल आउट के चक्कर में हमारी तरफ से एट्रिशन इतना हाई क्यों है? देखो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा आतंकवादी हिंदुस्तान में, पहले जब ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट हुआ 300 तो पाकिस्तानी थे, उसके अलावा तकरीबन उतने ही 200 में करीब डोमेस्टिक थे। तो 500 में से तकरीबन 300 से ज्यादा 350 मारे गए। अभी ऑपरेशन ऑल आउट में एक और नया फेज स्टार्ट किया, जिसका नाम है ऑपरेशन 60। अभी हमने 60 टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया जो खूब खा रहे हैं, इसमें से 35 पाकिस्तानी और 25 डोमेस्टिक है। और ये फैसला किया कि अगले कुछ दिनों में 60 से 60 को ढेर कर दिया जाएगा। अभी आसान हो जाएगा, क्योंकि जो सेपरेटिस्ट इनके पीछे बहुत बड़ी ताकत के तौर पे खड़े थे। अभी सेपरेटिस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है। पर मैं यही तो कह रहा हूँ, ये सब जो राउंड अप का काम है, ये 2014 में ही क्यों नहीं शुरू किया गया? क्यों इसको इतना फैलने दिया गया, इसको इतना फेस्टर होने दिया गया कि आज सिचुएशन इधर पहुंची है कि हमारा जो है हर 3 आतंकी हम मारते हैं, हमारा एक सेनानी हम खोते हैं।
अब ये 2:1 रेशो है पिछले 5 साल में। ये आंकड़े आप news18.com पे चेक कर सकते हैं। नीति जैन बताइए। जनरल सहगल प्लीज रहिए हमारे साथ फोन पे जी। मैं वही चीज आपको बता रही थी, और पिछले 3 हफ्ते में जितने स्टेप्स लिए गए हैं टू कर्ब टेररिज्म ऑन अ वेरी नहीं, पर ये 3 हफ्ते में क्यों लिए गए हैं? Why did it take? आप मुझे बताइए, क्या ये जरूरी था कि जम्मू कश्मीर हाईवे पर जब तक पुलवामा में हमारे 44 जवान नहीं मरते सीआरपीएफ के, तब तक आप नहीं जानेंगे? वो हाईएस्ट रहा है। और जो मैं आपसे कह रहा हूं, आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के अंदर 1,20,000 सैनिक इलेक्शन के लिए, इलेक्शन डिप्लॉयमेंट और ड्यूटी के लिए तैनात हैं। जितने भी वहां जमाते इस्लामी है, जितने भी वहां पे सेपरेटिस्ट हैं, सबको वहां से बाहर कर दिया गया, तड़ीपार कर दिया गया। ये 2014 में आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? अगर करते तो फिर ये फसाद इतना फैलता। इस चीज के लिए आनंद जी काफी स्टेप्स लिए गए थे, उतने फास्ट उस पे शायद ना लिए गए हों, बट पिछले कुछ सालों से जब से उरी हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक, मैं वही कह रहा हूं कि जब तक कुछ होता नहीं है तब तक हम क्यों नहीं कुछ करते हैं? अब जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं आनंद जी, आज से पहले कभी किसी सेपरेटिस्ट को उठाकर जेल में नहीं डाला गया। आज तक कोई ऐसे एक्शंस डाला गया नहीं लिए गए हैं। ऑफ कोर्स डाला गया है। ऐसा कुछ आपने नहीं किया जो पहले नहीं हुआ है। पर आपको इसको जितनी मुस्तैदी से, जितनी दृढ़ता से इसको करना चाहिए था, आपने नहीं किया है। मैं आप पे यही आरोप लगा रहा हूं, मैं आप पे यानी कि आप सरकार पे यही आरोप लगा रहा हूं कि इसको पहले किया जाना चाहिए था। इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो, और जो लोकल लेवल पर भी स्टेप्स लिए गए हैं, इस चीज के ऊपर मुझे नहीं लगता कि आप दुनिया के साथ क्या करते हैं वो डिप्लोमेटिक ऑफेंसेस है, पर मेरे घर के अंदर अगर कचरा है उसको साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है, वो घर मेरी सरकार की है। अगर इसको इतना फैलने क्यों दिया गया, इतना जंग लगने क्यों दिया गया, इतने कीड़े मकोड़ों को पनपने क्यों दिया गया? इनको पहले से ही आपको साफ कर देना चाहिए था। दुष्यंत नागर बताइए, ये सवाल गलत है। आनंद जी, सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इस सरकार में हुआ, फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए भी जो स्टेप्स लिए हमारे प्रधानमंत्री वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं फॉरेन डिप्लोमेसी की बात ही नहीं कर रहा हूं, बिना मैं तो इंटरनली बात कर रहा हूं। पाकिस्तान चले गए, उससे पूर्व के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 3 बार उन्होंने औपचारिक रूप से निमंत्रण भेजा। डॉक्टर सिंह ने साफ कहा, पहले आतंकवाद खत्म करिए, मैं पाकिस्तान की धरती। अरे मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, फिर पाकिस्तान में उड़ा। मैं कह रहा हूं कश्मीर के अंदर जो बैठे हैं उनको क्यों नहीं साफ किया? जो उनके एजेंट बैठे हैं उनको क्यों नहीं साफ किया? आपकी पार्टी में से देखिए, दुष्यंत नागर, मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपकी पार्टी, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं उससे सवाल पूछूं। उसके जितने लीडर बैठे हैं उनमें से किसी एक ने कहा कि बंद करिए इनको तड़ी पार कीजिए यहाँ से? सबने किया, किसी ने कहा? अभी तक किसी ने नहीं कहा, सब चुप बैठे हैं। आपके जम्मू कश्मीर के सारे लीडर चुप बैठे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं क्रैकडाउन पर। ये नहीं कह रहे कि इनको पहले निकाल देना चाहिए था, ये दिमाग है, इनको पहले साफ कीजिए। आपके टाइम पे कोई नहीं कहता कि ये सब दिमाग इनको अभी साफ कीजिए। ये अब जाग रहे हैं। सैनिकों को चुनाव से 45 दिन पहले, 50 दिन पहले आप जाग रहे हैं। तो कोर्ट मार्शल हुआ है सेना का। अरे सब चुपचाप बैठे हैं। कोई ये नहीं कहता कि ये ठोस एक्शन जो है 4 साल पहले लेना चाहिए था। कोई सड़क के बीच में आकर, अरे कोई आप मुझे दिखा दो ना, आपकी पार्टी में से कोई एक लीडर दिखा दो जो यहाँ लाल चौक पे खड़ा होकर ये बोले कि जो यहाँ बंदूक उठाएगा देश के खिलाफ उसके सामने मैं पहले खड़ा रहूंगा। कोई नहीं खड़ा रहेगा, पूरी कांग्रेस, कोई नहीं खड़ा, पूरी जेएनके कोई नहीं खड़ा रहेगा। छुपे बैठे देश के लिए खड़े, छोड़िए, हमेशा खड़े रहे, छोड़िए। मैं कह रहा हूँ एक राजनीतिक पार्टी है। आपने जो मेरा आपसे आरोप, आप पर आरोप, नीति जैन, कांग्रेस पार्टी को छोड़िए, कांग्रेस पार्टी को छोड़िए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़िए, पीडीपी को छोड़िए, मैं भाजपा और इस सरकार से पूछ रहा हूं, ये जो कदम आप उठा रहे हैं, ये आप ऐसे स्लो मोशन में, सुपर स्लोमो में सोचने के बाद कुंभ करने की तरह 6 महीने सो के फिर ऊँग निकाल के फिर उठने के बाद फिर आप काम कर रहे हैं। पहले करना चाहिए था। और अभी भी आप धीरे धीरे क्यों कर रहे हैं? क्यों उनको टाइम दे रहे हैं रीग्रुप करने का? मैं आपके सवाल का जवाब देती हूं, पर उससे पहले मुझे लगता है किसी भी डिबेट पे इसको कांग्रेस बीजेपी का एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आप ही तो बनाते हैं, क्योंकि आप ही ने तो कहा। डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ फोन पर हैं, पीके सहगल जी हैं, मेजर जनरल पीके सहगल, संजीव श्रीवास्तव जी, क्या ये सवाल सारी पॉलिटिकल पार्टी से पूछना सही नहीं है कि हर बार जो है देश के जवान को विलन बना देते हैं? जब मूड किया देश के जवान को हीरो बना दिया, जब मूड किया देश के जवान को विलन बना दिया। सियासत खेल रही है, पार्टियां रही हैं। इनमें से किसी ने कहा था इन सबको तड़ी पार कीजिए, निकालिए, उठाइए वहां से बाहर? आज तक किसी ने नहीं कहा। जी, मुझे लगता है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आता है और जब इतना महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार विचार कर रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से काउंटर मेजर लिया जाए इस पुलवामा अटैक का, तो ऐसे में ये पूरे सारे राजनीतिक दलों की
ये जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रीय दायित्व तो बनता है कि वो साथ मिल करके एक सुर में बात करें, और सरकार जो भी इसके ऊपर विचार मंथन कर रही है उसको वो समर्थन दें। और अभी ये आलोचना का समय नहीं है। अभी इस समय पाकिस्तान को किस तरीके से इस पुलवामा अटैक का लेसन देना है, सबक सिखाना है, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। संजीव जी ये तो पाकिस्तान की बात हुई, लेकिन हमारे घर के अंदर जो कीड़े मकोड़े पल रहे हैं उनको बाहर निकालना, और जो इनको पनाह दे रहे हैं उनको वहां से निकालकर तड़ीपार और दूसरे देश के अलग अलग हिस्सों में उनको तितर बितर करके अंदर अलग अलग जेलों में डालना, ये क्या बहुत बड़ा कदम है? इसको पहले नहीं किया जा सकता था? ये निसंदेह किया जा सकता था, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर अब बहुत ही गंभीरता से विचार हो करके जो भी इसके ऊपर ढिलाई बरती गई है उसको दूर रखने की जरूरत है, और तुरंत अपने घर के अंदर, देश के अंदर जो देश के दुश्मन हैं उनके खिलाफ जो है गंभीर कार्रवाई करने की जरूरत है। और जो भी ऐसे लोग जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जो पुलवामा में हमने देखा कि किस तरीके से सिंपैथाइजर्स, सपोर्टर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स ने मिल करके इस तरह की घटना को अंजाम कराया, किस तरीके से उन्होंने गाजी जैसे आतंकवादियों को पनाह दी थी जो कि पाकिस्तान से आया था। तो ऐसे जो कौन से लोग हैं उनको चिन्हित करके, उनको पहचान करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि ढिलाई बरती गई है, और लेकिन अब समय नहीं है कि इस तरह की ढिलाई बरती जाए, क्योंकि अब देश जो है इस तरह की घटना को फिर से स्वीकार नहीं कर सकता। और निसंदेह मैं मानता हूं कि कहीं आपको नहीं लगता संजीव जी और पीके सहगल साहब से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपको नहीं लगता कि ज्यादातर हमारे नेताओं की देशभक्ति है ना काफी खोखली है? और खासकर हम जो हम जो देश है ना, एज पीपल, जब कफन देखते हैं तो भारत माता की जय जरूर करते हैं, लेकिन वहां क्रिकेट मैच और वर्ल्ड कप की बात आती है तो फिर अरे नहीं यार, क्रिकेट तो खेलना चाहिए, मैच कैसे छोड़ दें, वर्ल्ड कप कैसे छोड़ दें, क्रिकेट में कैसे बॉयकॉट करें, और फिर वहां सब खेलना शुरू करते हैं। नहीं देखिए, टेरर अपनी जगह है, क्रिकेट अपनी जगह है। आपको नहीं लगता यह खोखली देशभक्ति है, नेताओं की भी और हम लोगों की भी? क्योंकि हम क्रिकेट देखना चाहते हैं और फिर वहीं कहते हैं अरे कफन के लिए जय भारत माता की। आपको नहीं लगता है खोखली देशभक्ति है? क्योंकि अगर पाकिस्तान को आइसोलेट करना है तो पूरे देश को एक होना पड़ेगा कि हर जगह पाकिस्तान का बहिष्कार, या तो हिंदुस्तान या तो पाकिस्तान। ये पोजीशन लेने में हमको एज अ कंट्री कितनी तकलीफ हो रही है, आप देख रहे हैं संजीव जी? कैसे झुकेगा पाकिस्तान? मैं मानता हूं कि इस समय जब भारत काउंटर मेजर के ऊपर विचार कर रहा है, और हमने ऑलरेडी स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं, हमने आर्थिक रूप से उनकी नाकेबंदी शुरू कर दी है, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी में अलग करने के लिए कैंपेन चला दिया है। FATF में हम गए थे, हमने अपील की थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। उसके ऊपर भी संभव है कि अगले अक्टूबर में जो मीटिंग होगी उसमें पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टिंग कर दी जाए। तो ऐसे समय में कि जब भारत इतने काउंटर मेजर पाकिस्तान के अगेंस्ट में लेने जा रहा है, ऐसे में देश की जो राजनीतिक दल है, देश के जितने भी लोग हैं, सभी को एक सुर में होकर के पाकिस्तान के खिलाफ। आपको लगता है देश एक सुर में बोल रहा है? मेजर जनरल पीके सहगल, आपको लगता है देश एक सुर में बोल रहा है? क्योंकि किसी ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिरकत करने से $200 मिलियन का फायदा हो सकता है। तो हिंदुस्तान को यह चाहिए, अगर आर्थिक रूप से उसको स्ट्रैंगल कर रहा है तो कहीं पर भी पाकिस्तान शिरकत ना करे, या तो हिंदुस्तान शिरकत करेगा या पाकिस्तान शिरकत करेगा। यह पोजीशन ही नहीं हम ले पा रहे हैं। कहां हम जाके एक साथ एज अ कलेक्टिव, एज अ पॉलिटिकल कलेक्टिव हम जाके ये कहेंगे कि जो देश को खराब कर रहे हैं, देश को दीमक की तरह अंदर से चाट रहे हैं, उनको निकालिए, उनको वहीं पे उनके पेस्टिसाइड की तरह उन पर छिड़किए और उनको खत्म कीजिए। देखो, ये देश का दुर्भाग्य है कि पिछले 7 साल से किसी भी पार्टी ने सही तरीके से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई कि पाकिस्तान के साथ हमारी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या है। और ये इसलिए क्योंकि हमारी जो पॉलिसी होती है डिफेंस की, वो बाबू लोग बनाते हैं जो ABCD नहीं समझते, और जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो डिप्टो मैच बनाते हैं, वो भी कुछ नहीं समझते। और ग्रैंड स्ट्रेटेजी है जो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करना है तो साइंटिस्ट और टेक्निकल बनाते हैं। इसमें देश के तीनों चीज का कोई लेना देना नहीं है, उनको कंसल्ट भी नहीं किया जाता। हमारी हायर डिफेंस स्ट्रेटेजी जो है वो 2021 के लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार है। और इसको खराब करने वाले हमारे बाबू लोग हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो नेता जो है अलग अलग भाषण में बात करते हैं। अभी पहली बार ये जब हम खुद आर्मी में थे, ये सरकार से बार बार पूछते थे कि जो देश से हुई है सेपरेटिस्ट, इनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता है, इनको सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है। दिल्ली में आते हैं, इनको 5 स्टार होटल में रखते हैं, इनको गवर्नमेंट की गाड़ियों में ले जाते हैं, इनको एम्स में ट्रीटमेंट दी जाती है, जबकि साफ तौर पर मैं आपके सेंटिमेंट को समझता हूं। और जब तक हम लोग एज अ कलेक्टिव, एज अ पीपल, जैसे मैं और आप है और पूरा देश है, एक आवाज में ये नहीं कहेगा या तो हिंदुस्तान या तो पाकिस्तान, तब तक पाकिस्तान कभी घुटने नहीं टेकेगा। और आज हमारे जो नेता है ना, कभी ये पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि जहां पैसे की बात आती है ना, सबको अपनी अपनी जेबों की बड़ी फिक्र होती है, अपने अपने स्पॉन्सरशिप और अपने अपने इसकी फिक्र हो जाती है। तब ये कफन नहीं गिनते वो, तब इस कफन का जो वजन है ना, वो अकेले कुछ लोगों को उठाना पड़ता है, बाकी सबको छोड़ देते हैं।
चलिए, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, इस पर आगे और बात करेंगे, लेकिन अखाड़ा में समय कम है। मेजर जनरल सहगल और संजीव श्रीवास्तव जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नान पर तंज कसा है। मायावती ने ट्वीट कर सवाल उठाया है कि क्या चुनाव के समय संगम में स्नान करने से वादा खिलाफी के पाप धुल जाएंगे। मायावती ने ट्वीट किया है और कहा है कि चुनाव के समय संगम में शाही स्नान करने से मोदी सरकार की चुनावी वादा खिलाफी, जनता से विश्वासघात व अन्य प्रकार की सरकारी जुल्म, जाति व पाप क्या धुल जाएंगे। नोटबंदी, जीएसटी, जातिवाद, द्वेष व सांप्रदायिकता आदि की जबरदस्त मार से त्रस्त लोग क्या बीजेपी को इतनी आसानी से माफ कर देंगे। नीति जी बताइए, माफी जनता देगी कि गंगा मैया? मोदी जी के लिए ये कभी भी चुनावी स्टंट नहीं रहा है। वो ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कुंभ गए हैं स्नान करने के लिए या कोई भी धार्मिक स्थान के लिए। वो अलग अलग पार्टीज़ हैं जो सीज़न के हिसाब से जनेऊ पहनती हैं और मंदिरों में चक्कर लगाती हैं। तो मोदी जी के लिए कोई सीजनल चीज़ नहीं है। वो हमेशा जहाँ पर भी जाते हैं हमेशा मंदिरों में जाते हैं। और जहाँ तक मायावती जी का जो ट्वीट है, मुझे लगता है कि उनको खुद काफ़ी सवालों के जवाब देने ज़रूरी हैं। जितना कुंभ की इस बारी प्रशंसा हुई है, इंक्लूडिंग हार्वर्ड ने एक स्टडी निकाली है कि कुंभ इस बारी बहुत अच्छी तरीके से प्लान था। कुंभ पर तंज नहीं कसा है, प्रधानमंत्री पर कसा। प्रधानमंत्री जी पे, बट उनके उन्होंने ये सवाल पूछा है। अब आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकली आप क्या जवाब दे सकेंगे। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी जनता के साथ विश्वासघात है, जीएसटी जनता के साथ विश्वासघात है, जिसका आप गुणगान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जनता के हित में किया गया, वो कह रहे हैं जनता के साथ विश्वासघात है। मायावती जी आजाद भारत की आजाद नागरिक हैं, वो जो मर्जी कह सकती हैं, बट इवेंचुअली जो फैक्ट्स हैं और जो काम वहां पर किया गया है और पूरे देश में किया गया है, जिसका ना सिर्फ देश में पूरा विदेश में भी उसका डंका इस वक्त बज रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उस जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं और जो भी, मुझे नहीं लगता कि उसका जवाब देने की इस चीज पर जरूरत है, क्योंकि ना कुंभ और ना पूजा अर्चना करना। कुंभ में स्नान हर किसी का हक है, लेकिन ये जो राजनीतिक तंज कसा है, इसका भाजपा कैसे जवाब देती है, आगे देखा जाएगा।